बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अपने कोर्स के स्टार्ट में मैं आप लोगों को कोर्स के कंटेंट जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि हम थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या स्टडी करेंगे इस कोर्स में। ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोर्स टाइटल इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कोर्स है बीएस इकोनॉमिक्स में, सेकंड सेमेस्टर में। हम इसमें जो टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे, मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा मजरिंग डोमेस्टिक आउटपुट, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, क्या उसके डिफरेंट कंसेप्ट हैं, और उसके अलावा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये तीन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम टाइप्स, डेफिनेशंस, मेजरमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सेम वे में बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है, जिसमें हम कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इंटरेस्ट सेविंग फंक्शन जो है, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, ये डिस्कस करेंगे। देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल चैप्टर है, इसमें हम जो है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट स्केजुअल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल है बाय केन्स, प्रोफेसर केन्स, वो डिस्कस करेंगे। देन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इनके डिटर्मिनेंट्स, इनकी डिफरेंट शेप्स, इक्विलिब्रियम, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम, ये डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम टू स्टेबलाइजेशन पॉलिसी यूज करें स्टडी करेंगे, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम उनके ऑब्जेक्टिव, टूल्स और टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने आपके कोर्स कंटेंट्स हैं, और आपकी रिकमेंडेड बुक जो है वो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, जो मैंने आप लोगों को अभी ईमेल में सेंड किया है, गूगल क्लासरूम पे जो मैंने अपलोड किया है, ये वो बुक है। आउटलाइन दिखाने का ये मकसद है कि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है वो क्या स्टडी करना है। हाँ, इसमें कोई सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है मुझे मतलब पढ़ाते वक्त, लेकिन हम इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, they have defined the concept of economics by different ways, by critically examine the previous one. The first school of thought is named as a classical school of thought, and Professor Adam Smith is the founder of economics. Professor Adam Smith is the father of economics. Professor Adam Smith is the founder of classical school of thought. He introduced the subject of economics as a separate subject from political science.
इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया 1776 में। इससे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ उसको स्टडी किया जाता था। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत की साइंस है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत की साइंस है। इट मीन्स कहता है कि दौलत के मुतलका कोई भी डिस्कशन हो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, वो कह रहा है इकोनॉमिक्स साइंस है और फिर कह रहा है दौलत की साइंस है। ये साइंस वाला कंसेप्ट हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है दौलत की साइंस है, मतलब दौलत के बारे में जो भी डिस्कशन की जाए, इट विल बी कंसीडर टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। अब दौलत के बारे में क्या डिस्कशन, क्या बात हो सकती है कि दौलत कैसे पैदा होती है या कैसे कमाई जाती है, कैसे उसको खर्च किया जाता है, या कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कहाँ उसका तबादला किया जाता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस वेल्थ के अपनी डेफिनेशन के 4 पिलर्स एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, सेकंड वन कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड फोर्थ वन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये 4 पिलर जो है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किए। हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें। फर्स्ट पिलर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे वेल्थ की प्रोडक्शन होती है। बता सकता आप में कोई कि कैसे वेल्थ को हम प्रोड्यूस करते हैं? आप में से कोई बता सकता है मुझे? सर बिजनेस करके, ओ इंडस्ट्रीज लगा के। वेरी गुड, बिजनेस करके हम बिजनेस करते इंटरेस्ट। हैं, उसमें एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can help to produce wealth. First one is land, Yes, sir. Land. labor, third one is capital and fourth one is entrepreneur. ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हम जिनकी मदद से वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं। लैंड है हमारे पास, तो लैंड की मदद से हम रेंट की सूरत में वेल्थ को प्रोड्यूस करेंगे। लेबर है हमारे पास, तो हम लेबर की मदद से वेजेस जो है वो हमें मिलेंगी। और इसी तरह अगर हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वेल्थ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पिलर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ इज द कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। दौलत को कैसे कैसे खर्च किया जाता है, कहाँ खर्च किया जाता है? सर जो इंडस्ट्रीज में इनपुट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल, हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, हाउस होल्ड भी परचेज करते हैं, फर्म्स के ओनर जी वो भी परचेज करते हैं। वो जो है इन्वेस्टमेंट कहलाती है और हमारे वाली जो है वो कंजम्पशन कहलाती है। ड्यूरेबल गुड्स पे भी हम इससे खर्च करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे भी खर्च करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें आपने एक दफ़ा परचेज कर लिया, वो लंबे अरसे तक चलेंगी। फॉर एग्जांपल गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, मोटरसाइकिल है। और हम इसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे भी खर्च करते हैं, जिन्हें नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है वो उनकी टाइम लिमिट कम होती है, लाइक फूड आइटम्स वगैरह, जिन पे हमें बार बार परचेज करने पड़ता है, बार बार खर्च करना पड़ता है। तो ये हो गया कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वेल्थ जहाँ से प्रोड्यूस होती है उन्हीं के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप लोगों को टीचिंग करके मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
और मैं उनकी फीस की जरूरत में इनकम खर्च कर रहा हूँ। जैसे हम अर्न करते हैं वैसे ही वो खर्च हो जाती है। तो जिन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हीं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब अगर हमने लैंड को यूटिलाइज किया तो हम उसका हम रेंट पे करेंगे। अगर हमने लेबर की सर्विसेज ली हैं तो हम उसको वेजेस पे करेंगे। अगर हमने कैपिटल लिया है तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर हमने एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज ली हैं तो हम उसको प्रॉफिट पे करेंगे। तो इस तरीके से जहां से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हीं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड 4 सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और लेबर की वेजेस और बाकी सारे इनपुट्स पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, वहां पे पैसा मुंजमद हो जाता है एक ही हिस्से में, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। तो सर ऐसे मतलब पिलर में हम इसको किस पिलर के अंदर डिफाइन करेंगे कैपिटलिज्म को, क्योंकि उसमें तो पैसा मुंजमद हो जाता है ना एक ही ग्रुप के पास। बेटा कैपिटलिज्म तो नहीं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। मगर सर कंजप्शन ऑफ वेल्थ में तो वो आ रहा है ना। क्या आ रहा है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में? कि पुअर मगर जो है वो सर ज्यादा देखें पुअर होता जा रहा है, रिच जो है वो जी जी ज्यादा रिच सर, होता जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब हम एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट, एक इंडस्ट्री का मालिक, और सर वो उसके बाद पैसे आ रहे हैं, अब वो कंज्यूम उसके नहीं हो रहे उस लिहाज से। अब जैसे एक लेबर की सर्विसेज के 3 रुपए बन रहे हैं, वो उसको 1 रुपया दे रहा है, वो 2 रुपए तो सेव कर रहा है ना सर अपने पास। नहीं, 3 रुपए बन रहे हैं तो बेटा वो 3 रुपए ही पे करेगा। ये सेविंग नहीं होती। ये सेविंग नहीं होती। जी सर। ये सेविंग नहीं होती कि उस बंदे के 3 रुपए बन रहे हैं और उसको 1 रुपया दे रहे हैं, ये 2 रुपए सेविंग है। ये सेविंग होती है क्या? नहीं, नेवर 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 यार। मैं ये सेविंग नहीं है बेटा। सेविंग तो वो है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल कंजम्पशन जो है, टोटल रेवेन्यू में से जो है वो आपकी कंजम्पशन टोटल माइनस कर ली जाए, फिर जो बच जाएगा वो सेविंग कहलाता है। ठीक है। जी सर। ये सेविंग नहीं है कि अगर उसके 3 रुपए बन रहे हैं हम उसे 1 रुपया पे करें। अगर किसी के 3 बन रहे हैं तो उसको 3 ही पे करने पड़ेंगे। अगर 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 कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई कैपिटलिस्ट उसको कम पे कर रहा है तो ये लेबर लॉज के अगेंस्ट आता है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में जरूर ऐसा जी कुछ सर। होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में जरूर ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपने एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपने शॉप बनाई हुई है। आप शॉप पे आपने एक मुलाजम को रखा है तो उसको आप 8,000 पे कर रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज ला कहता है कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो 15,000 होनी चाहिए। ठीक है। लेट्स सपोज के बजट 2020 के मुताबिक गवर्नमेंट ने कहा था कि जो मिनिमम वेज रेट है वो 15,000 है, आप उसे 8,000 पे करें तो ये इलीगल है, ये जी अगेंस्ट द सर। लॉ। लेकिन अगर आप फर्म्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये जो फर्म्स जो वगैरह होती हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से, और ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही पे करती हैं। ठीक है। हम छोटे लेवल पे किसी दुकान पे तो हम वो 10,000 पे 12,000 पे उस मुलाजम को रख सकते हैं, वो भी अगेंस्ट द लॉज है। लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, वो दुकानें वगैरह इतनी वो रजिस्टर्ड नहीं है, या वो झूठ बोलती हैं जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं तब वो झूठ बोलती हैं। ठीक है। जी अदरवाइज सर, समझ आ गई। अदरवाइज जितनी जिसकी इनकम है, लेबर की जितनी इनकम बनती है उतनी ही पे करनी पड़ेगी। और कम पे करके जो बचते हैं पैसे, ये सेविंग बिल्कुल नहीं कहलाती। ठीक है बेटा। जी सर। थैंक यू सेविंग सर। सेविंग कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर हम है। कंज्यूमर हम है। कैसे सेविंग जी होगी? सर। इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम माइनस कंजम्पशन, ये कहलाएगी सेविंग। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी इनकम है, उसमें से मैं अपनी महीने की कंजम्पशन या साल की कंजम्पशन माइनस करता हूँ, बाकी जो बच जाएगा वो सेविंग कहलाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट, अब ये थी माइक्रो की एग्जांपल। अब मैं आपको मैक्रो की एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो आप लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करती है, टैक्सेस। फिर वो बजट बना के कहती है कि यहाँ पे खर्च करना, यहाँ पे खर्च करना, यहाँ पे खर्च करना, वो कहलाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर टैक्सेस में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए, फिर भी कुछ बच जाए, तो वो गवर्नमेंट की सेविंग कहलाएगी है। और ये तो जो आप कह रहे हैं
वो नहीं है कि अगर किसी के 15 रुपए बन रहे हैं हम उसको 13 रुपए दे दें, ये 2 रुपए हमने बचा लिए, वो सेविंग नहीं है। ठीक है, जी सर, समझ आ गई। वो उसका राइट है और वो देना चाहिए। और डेवलप्ड कंट्रीज में तो आप किसी का भी राइट मार नहीं सकते, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही पे कर रही हैं। मतलब मिनिमम वेज 15,000 सेट की है, तो उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जितने भी लोअर मुलाजिम रखे होंगे वो 15,000 से कम उसे पे नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। Okay. Fourth pillar of the definition of economics by Professor Adam Smith is exchange of wealth. दौलत के बदले में दौलत का तबादला। बाद औक़ात हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज जो है बाई करते हैं और सेल भी करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए हम अपनी करेंसी को जो है वो फॉरेन करेंसी में, हार्ड करेंसी में, इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब पहले हम अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर परचेज करते हैं, देन जो है हम वो फिर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज बाई करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो ये जो करेंसी के बदले में करेंसी का, दौलत के बदले में दौलत का तबादला जो है ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कराएगा। So these are the four pillars of economics by Professor Adam Smith. Economics is the science of wealth. It deals with the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth, and exchange of wealth. The second school of thought is New Classical School of Thought, and Professor Alfred Marshall wrote a book in 1890, Principles of Economics. According to Professor Alfred Marshall, economics is a science of material welfare. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स को साइंस ही कहा कि ये साइंस है ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कहता है मादी खुशहाली की साइंस है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई भी सोशल एक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है with an aim to earn income, with an aim to get welfare, it will be considered to study in economics. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक अगर कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है with an aim to earn income or get welfare, it will be considered to study in economics. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, एक सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ विद एन एम टू अर्न इनकम, और मेरा मकसद क्या है? इनकम अर्न करना। मेरा मकसद क्या है? वेलफेयर अर्न करना। सो इट विल बी कंसीडर टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहा है, और उसका मकसद है इनकम अर्न करना, वेलफेयर गेन करना। और ज़रूरी नहीं है इनकम अर्न करने से ही वेलफेयर आएगी, इनकम स्पेंड करने से भी। जैसे आप लोगों ने इनकम फ़ी पे की है वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन अटेन करने के लिए। सो चाहे स्पेंडिंग हो चाहे इनकम अर्न कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक्स में स्टडी होंगे। ये डेफिनेशन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रेजेंट की थी। एंड द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इज मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। प्रोफेसर रॉबन्स, प्रोफेसर केन्स हैं, या और भी जो इनके मानने वाले हैं, वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में आएंगे। According to modern school of thought, every human being on earth faces two types of scarcity problems. First one is that he has limited resources, and second one is that he has unlimited wants. Limited resources हैं जिसे हम scarcity कहते हैं, और unlimited wants हैं, choices हैं हमारे पास। हर दुनिया की चीज़ हम परचेज करना चाहते हैं, वो अनलिमिटेड वांट्स में आएगा। फिर हम क्या करते हैं? हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करते हैं। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल नहीं कर सकते। हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि किन किन चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ें परचेज कर ली जाएं, कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग कर दी जाएं। हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। अब ये जो काम करते हैं, ये जो थिंकिंग है, इट विल बी कंसीडर टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ये काम आप चाहे लिख के कर लें,
ये काम चाहे आप सोच के कर लें, जैसे भी करें, ये इकोनॉमिक्स का काम है। हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा, और ये कंट्री लेवल पे यही काम हो रहा होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। जैसे गवर्नमेंट के जो रिसोर्स हैं, जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, ये उसके रिसोर्स हैं, और जो उसने एक्सपेंडिचर करने हैं वो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो जब गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमने ये हमारे रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठे होने हैं, यहाँ पे हमने खर्च करने हैं, तो बजट बना के दे देती है। ये सारा काम इकोनॉमिक्स में होता है। फर्म है, फर्म हर साल अपने रिसोर्स देखती है, ठीक है, और फिर और कहाँ खर्च करना है, रेवेन्यू कॉस्ट सब कुछ एनालाइज करती है। ये काम इकोनॉमिक्स में होगा। इंडिविजुअल हूँ, मैं हूँ, इनकम आती है, उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, आप उससे चाहे लिख के करें चाहे जुबानी करें, लेकिन आप वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम इकोनॉमिक्स में होगा। So according to Professor Robbins, economics is a social science. यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस बिटवीन अमंग दिस स्कूल ऑफ थॉट एंड द प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट ये है कि प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस, और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब साइंस बेसिकली साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है, जबकि जो सोशल साइंस है वो एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर शामिल होता है। ह्यूमन बिहेवियर सबका डिफरेंट होता है, इसलिए इसको सोशल साइंस कहा गया, क्योंकि इसमें एरर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन। एंड्स का मतलब है मल्टीपल वांट्स, और स्केयर्स मीन्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो लोगों के नजरियात का मुताला करती है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ तो यार पूरी कर लेने दिया करो, बोलो। सर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर काइंडली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको ब्रीफली। वही वही चीज़ बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही काम होता है ना। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट यही कह रहा है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और अनलिमिटेड वांट्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इनकम आपकी चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, है तो लिमिटेड ना। 2 लाख कह लें लिमिटेड है, 3 लाख जिसकी है उसकी भी लिमिटेड है, और उसकी जो वांट्स हैं, बहुत कुछ परचेज करना चाहता है, हर चीज़ परचेज करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करना चाहता है। फिर क्या करेगा वो, कैसे मैनेज करना है? 1 लाख वाला कैसे मैनेज करेगा, या 2 लाख वाला कैसे मैनेज करेगा? वो अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। जो चीज़ें ज़रूरी होगी वो परचेज करेगा, जो नहीं ज़रूरी उनको पेंडिंग कर देगा। यही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब ये मैंने माइक्रो की एग्जांपल दी, मैं मैक्रो की देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट बनाती है, यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, यहाँ पे स्पेंड होगा। इतने परसेंट जो है वो 4% जीडीपी का जो है वो हमने स्पेंड करना है डिफेंस पे, या 2% जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड करना है, या 1% जीडीपी का हेल्थ पे स्पेंड करना है। वो अपने रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। हम इंडिविजुअल, हम अपनी सैलरी आती है, हम अपने रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये जो थिंकिंग है कि कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, ये जो प्लानिंग है, ये जो थिंकिंग है, इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्लियर है बेटा पॉइंट? यहाँ पे मैं डेफिनेशन की यस तरफ सर। दोबारा आता हूँ। सर इकोनॉमिक्स, ये जी सर बेटा, आपने क्लियर है सर, क्लियर। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है जो लोगों के नज़रियात का मुताला करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स में। अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर का क्यों कहा? अब देखें, मेरी भी लेट्स सपोज 1 लाख इनकम है, आपकी भी लेट्स सपोज 1 लाख इनकम है, लेकिन मेरा स्पेंडिंग वे डिफरेंट होगा, आपका स्पेंडिंग वे डिफरेंट होगा। आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी।
आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मेथड है वो डिफरेंट होगा, मेरा और होगा। आप लोग शायद बुक्स प्रेफर कर लें, जो मुमकिन नहीं है, तो मैं जो है वो मोबाइल फ़ोन परचेज कर लेता हूँ, बच्चों की फीस पे कर लेता हूँ। तो ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती हैं और हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज descriptive economics, second one is theoretical economics, and third one is applied economics. Descriptive economics deals with the facts and figures of the economy. बेसिकली अगर हम कोई भी बात है फैक्ट एंड फिगर की मदद से करें, अगर हम कोई भी बात है इकोनॉमिक्स की है डिबेट, फैक्ट एंड फिगर की मदद से करें, उसमें फिगर यूज करें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान इज 7.5% दिस ईयर एज कम्पेयर टू 6.5% इन द प्रीवियस ईयर। कि प्रीवियस ईयर जो है ये 6.5% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस साल 7.5% हो गया है, बढ़ गया है। अब ये फैक्ट एंड फिगर की मदद से मैंने बात किया, एक तो इस बात की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। खैर इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिवली एनालाइज किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को या इकोनॉमिक डिबेट को, तो ये डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। जैसे आपने शायद कभी स्टैट पढ़ा हो तो उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसमें आप फिगर्स के मीन मीडियन मोड को एक्सप्लेन करते हो। बेसिकली वही चीज़ है। अगर हम फैक्ट एंड फिगर की मदद से इकोनॉमिक्स डिबेट करें या इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को एनालाइज करें, तो ये काम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में होगा। सो यू कैन से दैट डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरीज जो है उनको डिस्कस किया जाता है। इकोनॉमिक थ्योरीज जो आप लोग पढ़ चुके हैं और फर्दर पढ़ेंगे, लाइक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है आपने, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है आपने, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है। ये सारी थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की। मैंने माइक्रो की एग्जांपल दी क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो है ये थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। इसकी 2 ब्रांचेज है आगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। In positive economics, the problems of the economy are analyzed. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड एज इट इज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज इट इज एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने कहा कि 7.5% जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट है फिगर पे। 7.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि पिछले साल की निस्बत जो है वो 1% ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये एनालाइज कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, और क्या होता है और क्या डिस्कस करूँगा इसमें, और उसकी वजह ये है, उसके कॉजेज एक्सप्लेन कर लूँगा ना। और उसकी वजह ये है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि एक तो कोविड-19 की सिचुएशन है, ये क्राइसिस चल रहा है, लॉकडाउन का क्राइसिस चल रहा है, या एनर्जी क्राइसिस भी हमारे पास हमें वो भी फेस करना पड़ रहा है। तो इन क्राइसिस की वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है। ये होता है एनालाइज करना। हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया और उसके कॉजेज बताए, ये काम होगा उसको, ये बेसिकली एज इट इज हम स्टडी करें उसको, ये कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये काम होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सेकंड टाइप है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव का कंसेप्ट शामिल करने की वजह से ही इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में शामिल किया गया है। नॉर्मेटिव के कंसेप्ट की वजह से ही इकोनॉमिक्स को जो है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में शामिल किया गया है। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाता है। मतलब जिस तरह हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके ये कॉजेज हैं, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस जज करते हैं वो काम होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ भी आप सॉल्यूशंस जज कर दें कि एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करे,
या जॉब अपॉर्चुनिटीज में इजाफा करें, या जो भी व्हाट्सएवर आप सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, वो काम होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और आगे इन दोनों की फर्दर ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर किसी की बन सकती है। ये जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, सबकी आगे माइक्रो मैक्रो टाइप बन सकती है। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की मैं बना के दिखाता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड, and if these problems are analyzed on individual level or small level, it will be considered to study in microeconomics, and if these problems are analyzed on a large level, on a country level, it will be considered to study in macroeconomics. अगर इन प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे एनालाइज किया जाएगा तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा, और अगर इन प्रॉब्लम्स को लार्ज लेवल पे, कंट्री लेवल पे एनालाइज किया जाएगा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। इसी तरह नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा, अगर हम लार्ज लेवल पे, कंट्री लेवल पे सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। In applied economics, the solutions of the economic problems are applied in a country. The solutions of the economic problems are applied in a country. जो हमने सोल्यूशन सजेस्ट किया था उसको कंट्री पे अप्लाई कर देते हैं, उसकी एप्लीकेशन चेक करते हैं। ये काम होगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। अप्लाई करने से लेकर आगे फर्दर आउटकम्स आने तक जो काम है ये किसमें होगा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। So these are the three branches of economics and उनकी सब हेडिंग्स जो है आप कह सकते हैं सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अप्लाइड का रिपीट करिएगा थोड़ा सा। In applied economics, the solutions of the economic problems are applied in a country or applied in an economy. इकोनॉमी में अप्लाई कर दिया जाए उसको, सोल्यूशन को। जैसे अभी हमने सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे थे कि जी एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई की जाए, तो अगर उन सोल्यूशन को आप अप्लाई कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन चेक करते हैं, तो वो काम होगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। ये आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा से यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उनको डिफाइन किया है विद एग्जांपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द small or individual units of the economy. For example, demand and supply, consumer behavior theory, market structure theory, fund theory. On the other hand, macroeconomics deals with the economy as a whole, or you can say that macroeconomics deals with the large units of the economy. For example, national income accounts, unemployment, inflation, इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप उनकी किसी की भी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज ए होल को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने रेफरेंस है बुक का, मैकॉनर, ब्रू एंड फ्लाइन बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम चूँकि फर्स्ट लेक्चर है तो हम फर्दर आगे आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ते जाएंगे। आप साथ साथ इसको प्रिपेयर करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्लाइड्स भी आज अपलोड कर दूंगा और ये लेक्चर की वीडियो भी जो है वो भी अपलोड कर दूंगा। ये एक क्राइसिस है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है। आप लोग जो है इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज करें और सब लोग अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है जो ये हमारा कोई सेल्फ जनरेटेड क्राइसिस नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और पूरी दुनिया जो है इस टाइम ये इसमें सफ़र हो रही है। तो आप लोग जो है वो, आप लोगों के पास टाइम है घर में, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं मौजूद हूँ, इंशाल्लाह मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा। जी बेटा, मैंने पहले कह चुका हूँ। सर अटेंडेंस मार्क हो गई है या जीसीआर पे करनी है? मैं
अटेंडेंस के बारे में दोबारा बता दूं, गूगल क्लासरूम पे मैं अटेंडेंस का क्वेश्चन जनरेट किया करूंगा। आप वहां पे जस्ट यस और नो पे क्लिक करेंगे, नो नीड टू कमेंट देयर। कोई आपने कमेंट नहीं करना, कोई नाम नहीं लिखना, कोई रोल नंबर नहीं लिखना, सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है। क्योंकि आप लोग अपने जिस ईमेल से रजिस्टर्ड हैं उस ईमेल में मैंने बताया था अपना नाम फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, अपने सेकंड नेम पे रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आपके नाम रोल नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं मेरे पास, तो आपने जस्ट यस नो पे क्लिक करना होता है। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।